वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यों के राजस्व मंत्रियों के साथ 40वें जीएसटी परिषद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। लॉकडाउन के बाद आज हुई पहली बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने अपने राज्यों में राजस्व स्थिति की तस्वीरें की पेश। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार उन निजी नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाए जो लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को मजदूरी देने में रही विफल। शीर्ष अदालत ने कहा उद्योगों और मजदूरों को एक दूसरे की जरूरत है। कोर्ट ने कहा निजी नियोक्ता और श्रमिक मिलकर बैठकर बातचीत के जरिए मजदूरी का विवाद करें हल। कोविड-19 को रोकने के लिए राज्यों ने उठाए और कदम। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सप्ताह के अंत में छुट्टी की घोषणा की। संक्रमण के मद्देनजर शनिवार और रविवार को भोपाल रहेगा बंद। वहीं कर्नाटक कैबिनेट ने पहले से 7वीं कक्षा के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई पर लगाई रोक। देश में कोविड-19 के ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों से ज्यादा। रिकवरी रेट हुआ 49.47%। 1,47,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,41,000। और विश्व भर में कोरोना वायरस से 75 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। मरने वालों की संख्या 4,20,000 के पार। अमेरिका में 20 लाख से अधिक कोरोना मामले की पुष्टि। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40,000 के पार। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नॉर्थ ब्लॉक में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के वित्त राज्य मंत्रियों द्वारा जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण अपने अपने राज्यों में राजस्व नुकसान का आकलन प्रस्तुत किया गया। लॉकडाउन के बाद पहली बार मिल रहे जीएसटी परिषद की इस बैठक में देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से राजस्व में कमी और राज्यों के मुआवजों पर चर्चा की गई। इस साल 14 मार्च को परिषद की पिछली बैठक में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि केंद्र सरकार मुआवजे की जरूरत को पूरा करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा बाजार से कर्ज जुटाने की कानूनी वैधता पर गौर करेगी। परिषद में जीएसटी के क्रियान्वयन से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए कोष जुटाने के तरीकों पर भी विचार किया गया। राज्यों को मुआवजे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। और साफ तौर पर जब तक बड़ी राहत दी गई है जीएसटी की परिषद की आज 40वीं बैठक। सरकार ने मार्च, अप्रैल और मई महीने के लिए 30 जून तक जीएसटीआर रिटर्न फाइलिंग में ढील दी है। 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को ब्याज, लेट फीस या जुर्माना नहीं देना होगा। साथ ही बड़ी कंपनियों के लिए विलंब शुल्क और जुर्माना लागू नहीं होगा। केवल 9% की कम दर पर ब्याज लिया जाएगा। ये अब तक की बड़ी बातें हैं। सरकार ने एसएमएस के माध्यम से जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 3B दाखिल करने की सुविधा प्रदान की है। साथ ही कॉम्पनसेशन स्कीम का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख अब 30 जून तक कर दी गई है। साथ ही सरकार ने जो मार्च अप्रैल में आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना था मई तक, उसको 30 जून तक कर दिया है। ये जो तमाम ढिलाई दी गई है जीएसटी की 40वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है उन्होंने की है। ये बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी। रुक करते हैं अगली खबर का। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान अपने श्रमिकों को पूर्ण प्राथमिक नहीं देने वाली निजी प्रतिष्ठानों के खिलाफ जुलाई के अंतिम सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि उद्योगों और श्रमिकों को एक दूसरे की जरूरत है और साथ ही उन्हें जो पारिश्रमिक है उसके भुगतान का मुद्दा एक साथ बैठकर सुलझाना होगा। पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निजी प्रतिष्ठानों की याचिका पर अपना आदेश सुनाते हुए राज्य सरकारों से कहा कि इस तरह के समाधान की प्रक्रिया की सुविधा मुहैया कराई जाए और इस बारे में संबंधित
श्रमयुक्त के यहां अपनी रिपोर्ट पेश की जाए। इस बीच केंद्र को गृह मंत्रालय के 29 मार्च के सर्कुलर की वैधता के बारे में 4 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। इसी सर्कुलर में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान निजी प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को पूरा भुगतान देंगे। पीठ ने इस सर्कुलर की वैधता को चुनौती देने वाली तमाम कंपनियों की याचिकाओं को अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। लॉकडाउन के कारण टिकट रद्द करने पर एयरलाइंस कंपनियों द्वारा यात्रियों को दिए जाने वाले रिफंड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अपने मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो एयरलाइन से रिफंड के तौर तरीकों पर चर्चा करें और अदालत को जवाब दें। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्रेडिट के इस्तेमाल के लिए एयरलाइंस द्वारा कम समय की अवधि या उसी रूट पर उपयोग की शर्त क्यों लगाई जा रही है। कोर्ट ने कहा कि क्रेडिट इस्तेमाल करने के लिए यात्रियों को कम से कम 2 साल का समय दिया जाना चाहिए। साथ ही इस्तेमाल में रूट की बाध्यता नहीं लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 सप्ताह के लिए टाल दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारियों से 3 दिन के भीतर संयुक्त बैठक आयोजित करने के लिए कहा, ताकि ये तय किया जा सके कि 31 अगस्त तक 6 महीनों की अवधि के दौरान मॉरेटोरियम पीरियड यानी कि ईएमआई पर ब्याज बैंकों द्वारा वसूला जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक सुनवाई को स्थगित करते हुए कहा कि ये सवाल ब्याज पर ब्याज तक सीमित है और ये नहीं कि ब्याज 6 महीने की ईएमआई मॉरेटोरियम अवधि के लिए पूरी तरह से माफ किया गया है या नहीं। एसबीआई ने कहा कि सभी बैंकों का विचार है कि ब्याज 6 महीने की ईएमआई और मॉरेटोरियम अवधि के लिए माफ नहीं किया जा सकता। साथ ही एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो एसिम्प्टोमेटिक संक्रमित लोग हैं उनको होम क्वारंटाइन कराने के बजाय संस्थागत क्वारंटाइन कराए जाने को लेकर नोएडा जिलाधिकारी के आदेश की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के विपरीत दिशा निर्देश नहीं हो सकते। ऐसी स्थितियां परेशानी पैदा कर सकती हैं। अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार से स्पष्टीकरण तलब किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा जिलाधिकारी से अपने आदेश की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई बुधवार को की जाएगी। रुक करते अगली खबर का। कोविड के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 1,41,842 हो गए। वहीं 1,47,194 लोग कोविड-19 को हराकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण 8,498 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों से ज्यादा स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार ने फैसला लिया और शनिवार और रविवार को भोपाल बंद रहेगा। गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मरीजों के उपचार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जेपी अस्पताल के फीवर क्लिनिक में आए मरीज को उपचार नहीं मिलने के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कल दिन में करीबन 7,971 टेस्ट किए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। हजारों सैंपल्स में कोरोना पॉजिटिव की संख्या केवल 192 रही। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट जो है वो 65% से भी ज्यादा है। प्रदेश में कोरोना काबू में है। पूरा मध्य प्रदेश लगभग संभल गया है। भोपाल का है, अब आज ये भी तय किया है कि अब भोपाल 5 दिन खुलेगा। पूरा भोपाल खुलेगा 5 दिन, और 2 दिन शनिवार इतवार इसको बंद रखेंगे। और वहीं कर्नाटक में राज्य कैबिनेट ने कक्षा 1 से 7वीं तक ऑनलाइन क्लासेस को रोकने का फैसला किया है। इससे पहले बुधवार को कैबिनेट ने 5वीं कक्षा तक ऑनलाइन क्लासेस को रोका था। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से देश भर में स्कूल 25 मार्च से ही बंद हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर स्कूलों की ओर से फीस लेने पर भी तत्काल रोक लगनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले निर्धारित 25 जून को ही उसे कराने का निर्णय लिया है। हालांकि राज्य में इन बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग उठ रही थी, लेकिन सरकार ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर तमाम एहतियाती उपायों के साथ परीक्षा कराने की पूरी तैयारी है। साथ ही
तेलंगाना और तमिलनाडु ने पहले ही 10वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। Don't have idea when to start schools, but we will have examination as per schedule. We will have examination and online things will extend up to 7th standard. We have told up to 5th standard there cannot be online education. Now we have decided it has to be extended up to 7th standard. वरिष्ठ एनसीपी नेता और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इस तरह मुंडे ठाकरे सरकार में संक्रमित होने वाले तीसरे मंत्री हो गए। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। धनंजय मुंडे पर्ली के विधायक हैं। ये पिछले साल विधायक चुने गए। मुंडे ठाकरे सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमित मृतकों के शवों के साथ दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में असम्मानजनक व्यवहार के लिए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कोविड-19 मृतकों के शवों को सम्मानजनक तरीके से न रखने के मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। कोविड-19 मरीजों के इलाज और मृतकों के शवों को सम्मानजनक तौर पर रखने के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट अगले बुधवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कोविड से मरीजों के इलाज और अन्य इंतजामों का जायजा लेकर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। अदालत ने दिल्ली के हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। अस्पताल कोविड मृतकों के शवों को सम्मानजनक स्थिति में नहीं रख रहे हैं। कई मामलों में मृतक के परिवार को सूचना भी नहीं दी गई और कुछ मामलों में परिजन मृतक का ठीक तरीके से अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2000 बाल श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया। योगी ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बच्चों को बाल श्रम करना पड़ता है। इस योजना में पहले चरण में जिन 57 जनपदों में सर्वाधिक बाल श्रम से जुड़े हुए कामकाजी बच्चे अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं, उनमें बालकों को 1000 रुपए प्रति माह और बालिकाओं को 1200 रुपए प्रति माह देने की व्यवस्था की गई है। वहीं कक्षा 8, 9 और 10 पास करने पर उन्हें हर कक्षा के लिए 6000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ऐसे बच्चों को जिन्हें इनके बचपन में स्कूल जाने, आगे बढ़ने और अपने भविष्य को संवारने और अपने प्रतिभा का लाभ देश और दुनिया को देने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए आज एक नई योजना उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ की जा रही है। बाल श्रमिक विद्या योजना के नाम पर यह योजना प्रारंभ हो रही है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।